ये हमारे कल वाले जो दो टॉपिक्स थे, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, ये उसकी फेयर डेफिनेशन है। तो आप पहले उसकी एक बार फेयर डेफिनेशन लिखिए, फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल की लिखिएगा, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। It is the amount receivable for credit sale of goods and services. एक लाइन छोड़ के लिखो, ट्रेड रिसीवेबल is equals to debtor plus bill receivable. कल पढ़ाया था, याद होगा, debtor plus bill receivable. ठीक है जी, debtor की भी डेफिनेशन लिख लो, डेटर की प्रॉपर डेफिनेशन, क्योंकि ये पेपर में सबसे ज्यादा आता है। डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन who owes amount to an enterprise against credit sale of goods and services. Debtor is a person who owes amounts to an enterprise against credit sale of goods and services. क्योंकि इसने उधार में goods and services खरीदे हैं। बिल रिसीवेबल में बहुत अच्छी डेफिनेशन दिखाती हूँ। बिल रिसीवेबल में सामने वाला पर्सन, याद है, रिटर्न में क्या दे देता है, कुछ याद करो, रिटर्न में डॉक्यूमेंट दे देता है, और वो डॉक्यूमेंट आपके लिए किसका काम करता है, एविडेंस का। लिखिएगा बिल रिसीवेबल, इट व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज स्लैश डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेड बाय डेटर। डेटर ही हमें रिटर्न में एविडेंस दे देता है। और क्या लिख के देता है, दैट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफिक डेट, कि इस पर्टिकुलर डेट को वो लिख के इस पर्टिकुलर डेट पे वो पेमेंट कर देगा। रिटर्न एविडेंस, ये हमारे पास एक रिटर्न एविडेंस हो जाता है। ठीक है जी, तो ट्रेड रिसीवेबल, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें दो चीजें होती हैं, आपने कल भी सीखी थी, एक होता है डेटर बेटा जी, एक होता है बीआर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड बीआर? डेटर एक पर्सन है, ये देखो मैं टिक कर रही हूँ, और बीआर एक डॉक्यूमेंट है। इसमें वो रिटर्न में दे देता है कि मैं तेरे पैसे दूंगा, और डेटर जो होता है वो रिटर्न में नहीं देता कि मैं तेरे पैसे दूंगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड बीआर। ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा भाई ट्रेड पेबल। बी क्विक, आज की क्लास शुरू करेंगे फिर। 9th टर्म ट्रेड पेबल, लिखिएगा ट्रेड पेबल में, ट्रेड पेबल, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट पेबल, वो रिसीवेबल थी, ये पेबल है। इट इज द अमाउंट पेबल फॉर क्रेडिट परचेज, वहां पे आपने क्रेडिट में सेल करे थे, फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप किसी से उधार में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे तो जो पैसा आपको उसे पे करना है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज इक्वल्स टू क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल। जैसे डेटर होता है उसका अपोजिट क्रेडिटर होता है, जैसे बीआर होता है डॉक्यूमेंट, वैसे ही बिल्स पेबल होता है। चलो क्रेडिटर की डेफिनेशन,
फिर से बिल्कुल सेम, क्रेडिटर इज अ पर्सन, creditor is a person to whom, पहले था कि डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द एंटरप्राइज, उसने एंटरप्राइज के पैसे देने हैं। अब है क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom enterprises owes money, इंटरप्राइज ने इसके पैसे देने, एंटरप्राइज मतलब जो भी आपका बिजनेस है। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom enterprises owes the money, अगेंस्ट क्यों देने, अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आपने उनसे उधार में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है, इसलिए आपको उस पर्सन के पैसे देने हैं। जिस भी पर्सन के पैसे देने हैं दैट पर्सन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। और बिल्स पेबल, फिर से सेम डेफिनेशन, इट मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां से दिखाती हूँ आपको डेफिनेशन, पीछे से देखो, व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय द डेटर that amount will be received on the specific date, यहाँ लिखिए, it means bills of exchange accepted the amount receive की जगह पे आ जाएगा, the amount will be paid on specific date, full stop, written evidence, दैट्स इट। ये हो गई कल की क्लास, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं, अगर वो पर्सन है तो डेटर, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट है तो बिल रिसीवेबल, दोनों को जोड़ के ट्रेड रिसीवेबल। अगर मैंने किसी के पैसे देने हैं दैट इज क्रेडिटर, अगर किसी बिल के अगेंस्ट पैसे देने हैं तो दैट इज बिल्स पेबल, और दोनों को जोड़ के ट्रेड पेबल। अब मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन, आप फटाफट इसे नोट कर। नोट करके बच्चे मुझे बता देना कि हो गया, डन, कुछ बोल देना। डन, अर्जुन, हर्षिता, नवजोत, एवरीबॉडी डन? चलो, और ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। नवजोत हो गया? हाँ जी, भी हो गया। चलिए, आई गेस सबका ही हो चुका होगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, ये हमारे कल के 2 टॉपिक हैं। ठीक है जी, चलो अब आप में से कोई भी आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर देना। अगर मुझे राम से पैसे लेने हैं तो राम क्या माना जाएगा? बी क्विक। डेटर। शाबाश। अगर मैंने राम के पैसे लेने नहीं है, राम को पैसे देने हैं, तो क्या माना जाएगा? क्रेडिटर। चलो, और भी बाकी सब आंसर दीजिए। अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसे मिलने वाले हैं तो वो डॉक्यूमेंट क्या माना जाएगा? बिल रिसीवेबल। शाबाश। अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसे देने हैं तो वो डॉक्यूमेंट, हर्षिता, क्या माना जाएगा? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। वेरी गुड। डेटर प्लस बीआर क्या होगा? जल्दी जल्दी, कोई भी, जो भी लाइन पे, फटाफट। डेटर, ट्रेड रिसीवेबल। वेरी गुड। और क्रेडिटर प्लस बीपी क्या होगा? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स, वेरी गुड। लिखिएगा नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, 10th टर्म। चलो लिखो फटाफट से, 10th टर्म। 10th टर्म लिखिएगा स्टॉक, और स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री।
चलो फटाफट से, स्टॉक और स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। एनी आइडिया व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज इन्वेंट्री? बिजनेस पढ़ रहे हैं हम, चाहे हम बिजनेस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे हम इको पढ़ रहे हो, चाहे अकाउंट्स पढ़ रहे हो, पढ़ तो सब में बिजनेस ही रहे हैं। तो बिजनेस में स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होती है? कलेक्शन, जो सामान है। अच्छा, वो सामान आपने क्यों रख रखा है? जो भी कलेक्शन है, जो भी बेचने के सामान, लिए, बेचने के लिए। दैट्स इट। फर्दर सेल के लिए है। फर्दर सेल के लिए, जो भी सामान आपके पास फर्दर सेल के लिए है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक स्लैश इन्वेंट्री। दैट्स इट। तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर डेफिनेशन है, बस मैं इसको लैंग्वेज में लिख देती हूँ। स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब होता है एनी टेंजेबल एसेट। टेंजेबल वर्ड आपने सुना था, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिसे हम टच कर सकते हैं। याद आ गया होगा आपको, टेंजेबल, इनटेंजेबल, नॉन टेंजेबल। टेंजेबल मतलब जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं। तो एनी टेंजेबल एसेट विच इज हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, जो आपकी दुकान पे है। और क्यों है? अभी आपने बोला फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। आपने उसको अपनी दुकान पे इसलिए रखा है क्योंकि आपको उसको रीसेल करना है। दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। हर बार मैं एक पुराना एग्जांपल देती हूँ, बार बार सेम, अब तो 2-3 क्लासेस में रिपीट हो गया। जैसे मान लो गोपाल फर्नीचर हाउस है, ठीक है जी। तो गोपाल फर्नीचर हाउस ने चेयर्स रखी हुई हैं, टेबल्स रखे हुए हैं, चेयर्स टेबल, ठीक है। चेयर्स रखी हुई हैं, टेबल रखा हुआ है, और अपनी दुकान पे गर्मी बहुत है आजकल, तो एसी लगवा रखा है, और बिल विल काटने के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब चीजें उन्होंने अपनी शॉप पे रख रखी हैं। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसमें से क्या क्या चीजें स्टॉक हैं और क्या क्या चीजें स्टॉक नहीं है। अब बताओ, चेयर स्टॉक है? चेयर टेबल, चेयर और टेबल स्टॉक है, ठीक है जी। चेयर स्टॉक है, टेबल स्टॉक है, क्योंकि बिकॉज दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। इसके अलावा एसी स्टॉक नहीं है, कंप्यूटर स्टॉक नहीं है, और प्रिंटर भी स्टॉक नहीं है। और व्हाट इज अनदर नेम ऑफ स्टॉक? द अनदर नेम ऑफ स्टॉक इज इन्वेंट्री। तो एनी टेंजिबल एसेट व्हिच इज हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज कॉल्ड एज स्टॉक। और स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेंट्री। बताओ, आ गया समझ में? कोई भी टेंजेबल एसेट जो एंटरप्राइजेस ने रख रखा है क्योंकि उन्हें उसे रीसेल करना है, दैट इज स्टॉक। अब एक और चीज सुनो, स्टॉक के 3 पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक के, जो भी स्टॉक होता है या जो भी इन्वेंट्री होती है, वो इन्वेंट्री के 3 पार्ट होते हैं। सेम गोपाल फर्नीचर हाउस के एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। ये स्टॉक और इन्वेंट्री के 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक जो होता है वो 3 तरीके से, 3 फॉर्म में किसी के पास पड़ा हो सकता है। मतलब अगर गोपाल फर्नीचर हाउस भी है तो इनके पास जो स्टॉक पड़ा होगा वो 3 फॉर्म में पड़ा होगा। एक रॉ मटेरियल वाली फॉर्म में, एक वर्क इन प्रोग्रेस वाली फॉर्म में, और तीसरी जो काफी सारे बच्चों ने गेस कर ली होगी, दैट इज फिनिश गुड्स। कुछ फिनिश गुड्स की फॉर्म में होता है, ऐसा ही होता है। अगर किसी का फर्नीचर हाउस है तो कुछ तो उसके पास लकड़ियां पड़ी होंगी जो अभी तक उसने यूज ही नहीं करी होंगी, क्लियर, जो अभी तक प्रोडक्शन में गई नहीं होंगी, दैट इज रॉ। कुछ ऐसी लकड़ियां होंगी जिससे चेयर बन रही होगी, इन प्रोग्रेस होगी, अभी पूरी चेयर तैयार नहीं हुई होगी, आधी अधूरी चेयर होगी। और कुछ स्टॉक ऐसा होता है जो बिल्कुल फिनिश्ड है, मतलब बिल्कुल रेडी टू सेल है। तो स्टॉक हमेशा 3 स्टेजेस पे होता है। एक स्टेज होती है रॉ मटेरियल वाली स्टेज पे स्टॉक अभी तक अनफिनिश्ड होता है, वो तो मैं वर्क इन प्रोग्रेस में लिखूंगी। स्टॉक अभी तक रॉ होता है, मतलब अभी तक वो किसी भी प्रोडक्शन में नहीं गया है। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है, स्टॉक विच इज अनयूज्ड, ये देखिए, ये अभी तक अनयूज्ड है, इट हैज नॉट गॉन
फॉर प्रोडक्शन। अभी तक ये प्रोडक्शन के लिए गया ही नहीं है, अभी तक ये बिल्कुल अनयूज्ड है। कुछ लकड़ियां ऐसी पड़ी होंगी जो अभी तक बिल्कुल अनयूज्ड होंगी, जिसका अभी तक उन्होंने कुछ यूज किया ही नहीं होगा, दैट इज रॉ मटेरियल। तो कुछ स्टॉक रॉ मटेरियल का होता है, कुछ स्टॉक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो स्टॉक अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड मतलब अभी तक उस पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है, अभी थोड़ा काम हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और फिनिश गुड्स का मतलब होता है जो स्टॉक पूरी तरीके से रेडी है, पता भी है किस चीज के लिए रेडी है, फटाफट बोलो। जो स्टॉक रेडी है फॉर सेल, ये वो वाला, सेल। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये वो वाला स्टॉक है जो सेल के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हर कंपनी के पास, हर इंटरप्राइज के पास, हर बिजनेस के पास, हर फर्म के पास स्टॉक 3 लेवल्स पे होता है, 3 स्टेजेस पे होता है। एक होता है रॉ स्टॉक। रॉ स्टॉक मतलब हिंदी में बोलोगे जो कच्चा सामान है, जो अभी पड़ा है बस ऐसे, अभी तो उसको यूज भी नहीं किया, दैट इज अनयूज्ड। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जिसपे आधा काम हो चुका है, आधा अभी रहता है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। और फिनिश गुड मतलब जो स्टॉक बिल्कुल रेडी है, और बिल्कुल रेडी है किस चीज के लिए, सेल के लिए। द स्टॉक विच इज रेडी फॉर सेल, ये वो स्टॉक है जो सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है जी, ये वो वाला स्टॉक है जो सेल होने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप इसको कभी भी सेल कर सकते हो। तो इसलिए व्हाट इज स्टॉक, एक हमने टर्म उठाई है आज, स्टॉक। तो एनी टेंजिबल एसेट विच इज हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज कॉल्ड एज स्टॉक। अगर वो आपके पास कच्ची फॉर्म में है तो दैट इज रॉ मटेरियल। अगर वो बीच वाली फॉर्म में अभी फिनिश्ड भी नहीं बना और बिल्कुल रॉ भी नहीं है तो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर वो बिल्कुल रेडी है तो दैट इज फिनिश्ड। क्लियर है? फटाफट से नोट करिए, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अगली टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी लगेगी, फटाफट से नोट कर लो इसको। यहां से नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट पेज करो। बढ़िया, आजकल गर्मी में कहीं जाना भी नहीं है, ट्यूशन ट्यूशन ही घर आ गई। हाँ। चलो करो नोट।
चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा। 11th टर्म लिखिएगा, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर। चलिए जी, शुरू करते हैं। प्रोप्राइटर, हाँ जी, रेडी आई गेस, नोट हो चुका होगा। सुना है ये वर्ड कभी? आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होना शुरू करो, थोड़ी सी बोलोगे तो डिस्टरबेंस तो होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप बोल सकते हो, आप बोलो, हम आपके आंसर सुन सकते हैं। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? कोई भी, वो हु इज प्रोप्राइटर, व्हाट इज प्रोप्राइटर, कोई आइडिया है वृंदा? नहीं मैम। नहीं है। चलो, अर्जुन, हर्षिता, नवजोत, नहीं है दीदी। मतलब किसी को नहीं पता प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर एक ऐसा वर्ड है, अगर नहीं पता बच्चे तो पता होना चाहिए। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। हमारे अकाउंट्स में क्या होता है, चलो हो गए सब म्यूट। हमारे अकाउंट्स में क्या होता है, कुछ वर्ड्स ना हमारे अलग है, वैसे इसमें कुछ अलग नहीं है। आप मतलब कि आजकल नॉर्मल इंग्लिश में भी कोई ओनर नहीं बोलता है खुद को, हर कोई खुद को प्रोप्राइटर ही बोलता है। प्रोप्राइटर मीन्स जैसे अगर मेरा कोई बिजनेस है, तो मैं उस क्या बोलोगे आप मुझे कि मैं उस बिजनेस की ओनर हूँ, ऐसा बोलते हो कि दीदी इस बिजनेस की ओनर है। तो आजकल एक ओनर का अच्छा वर्ड आया है, प्रोप्राइटर। तो ओनर नहीं बोलते, ओनर पुराना वर्ड हो गया। अब हम ओनर की जगह, ओनर का जमाना गया, अब हम ओनर की जगह जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज प्रोप्राइटर। तो हम ओनर की जगह वो वर्ड यूज करते हैं दैट इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर की डेफिनेशन अगर बताऊं तो प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस। जो भी इंसान बिजनेस में पैसा लगाता है एंड बियर्स ऑल द रिस्क, अभी तो पढ़ के आए रिस्क, और जो सारा रिस्क बियर करता है, तो वो पर्सन जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके सारा रिस्क बियर करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटर। होता ओनर ही है, बात एक ही है। तो ओनर का ही जो नया नाम है दैट इज प्रोप्राइटर। अच्छा, एक नाम और बता सकते हो कोई, वो भी आजकल बहुत फेमस है, ओनर का कोई और नाम? चलो प्रोप्राइटर तो होता ही है, एक नाम आजकल ओनर का और है जो बड़ा फेमस है, मतलब बहुत चल रहा है, दैट इज, सुना होगा आपने, एंटरप्रेन्योर। तो ओनर हो, प्रोप्राइटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, सब एक ही बातें हैं। द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस एंड बेयर्स ऑल द रिस्क इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटर। तो ये अकाउंट्स के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। आज ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जिसमें सारी टर्म्स हैं। देखो एक हल्का सा रिकैप दूं आपको पीछे से। कैपिटल, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है दैट इज कैपिटल। जो पैसा आप बिजनेस से घर ले जाते हो दैट इज ड्रॉइंग्स। दो लोगों के बीच में जब गुड्स का लेन देन होता है दैट इज ट्रांजेक्शंस। जो बिजनेस के हक होते हैं जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, जो भी, जिस भी चीज का मालिक एक बिजनेसमैन है दैट इज एसेट्स। जो उस पे कर्जे होते हैं दैट इज लाइबिलिटीज। जो वो गुड्स को या एसेट्स को सेल करके कमाता है दैट इज रिसिप्ट। जो वो गुड्स और एसेट्स को खरीदने में पैसा खर्च करता है दैट इज एक्सपेंडिचर। जो पैसा उसने किसी से लेना है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। जो पैसा उसने किसी का देना है दैट इज ट्रेड पेबल। फिर आज की क्लास पता होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए, रटना कुछ नहीं है। जो भी चीज सामान आपने रीसेल के लिए रखा है दैट इज स्टॉक। और स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तीन फॉर्म में होती है। अगर आपके पास कच्चा सामान है दैट इज रॉ। अगर आपके पास आधा अधूरा है, अभी फिनिश्ड भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर रेडी, बिल्कुल रेडी टू सेल है दैट इज फिनिश गुड। सीख लो सब कुछ फटाफट। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर एंटरप्रेन्योर। जो इंसान बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है और सारा रिस्क बेयर करता है उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, ओनर बोलते हैं। नोट भी हो गया होगा। चलो नेक्स्ट टर्म, 12th, बी क्विक। बहुत अच्छी टर्म पूछूंगी आपसे, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट ये अकाउंट्स की टर्म है बच्चे, पता होनी चाहिए। इंसॉल्वेंट,
सोचो फटाफट से कुछ। इंसॉल्वेंट, कोई भी आंसर दो जिसको आता हो। बिजनेस डूबना। बिजनेस डूबना, ठीक है। क्यों डूबता है बिजनेस? हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, एक वर्ड पढ़ा था एसेट्स, एक वर्ड पढ़ा था लायबिलिटीज, और मैंने आपको इसके हिंदी नाम भी बताए थे। एसेट्स का मतलब क्या बताया था? जो आपके हक है। और कर्जा। एग्जैक्टली तो लायबिलिटी। लायबिलिटी। तो जब ऐसा हो जाता है ना बच्चे, बहुत ध्यान से देखना साइन को, ये देखो साइन, जब हमारी जो लायबिलिटीज है वो एसेट से ज्यादा हो जाती हैं, हम पे बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, तो बिजनेस भी डूबता है, पर्सन भी डूबता है, कोई भी डूब सकता है। तो व्हेन एनी पर्सन is unable to pay his debt, जब कोई इंसान इस लायक नहीं बचता कि वो अपनी डेब्ट्स को पे कर पाए, when any person is unable to pay his debt, तो वो इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है कि ये इंसान इंसॉल्वेंट हो गया है, ये इंसान डूब गया है। विजय माल्या सबने सुना है, ठीक है जी। तो विजय माल्या के साथ क्या हुआ? उसके बिजनेस पे इतना कर्जा हो गया था कि वो अपना कर्जा ही नहीं चुका पा रहा था, तो फिर उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया कि किंगफिशर इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब किंगफिशर डूब गया है। तो किंगफिशर जो भी बिजनेसेस कर रहा है वो सारे सरकार ने खरीद लिए, काइंड ऑफ, ठीक है जी। तो व्हेन एनी पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जब कोई इंसान अपने कर्जे पे नहीं कर पाता है तो उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। बताओ कुछ पूछना है तो, नहीं तो आगे आगे चलूं मैं। छोटी छोटी टर्म्स है, बड़ी बड़ी तो खत्म हो गई। एक टर्म आती है ये अकाउंट्स की बड़ी फेवरेट टर्म है, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट, चलो जल्दी से सोचो। आप सही आंसर्स दे रहे हो, आप जितने आंसर्स दोगे उतना कॉन्फिडेंस आपको भी आएगा और मुझे तो आएगा ही आएगा। चलो, व्हाट इज बैड डेप्ट? बुरा कर्जा। ठीक है, और बैड डेप्ट मींस एनी इररिकवरेबल अमाउंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी अमाउंट, एनी, थोड़ा नीचे लिखती हूँ मैं आपके लिए, एनी इररिकवरेबल अमाउंट, एनी इररिकवरेबल अमाउंट, एनी इररिकवरेबल अमाउंट समझते हो? कोई भी पैसा जिसका मिलने का चांस अब है ही नहीं। होता है ना, आपका कोई दोस्त है, उसने आपसे 1 साल पहले पैसे लिए थे, अब 1 साल से आपने उसको अपने डेटर मान रखा है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। एनी इररिकवरेबल अमाउंट जो कि पहले किसमें इंक्लूडेड थी? डेटर में। अभी पहले ध्यान से सुनो 2 मिनट, किसमें इंक्लूडेड थी? डेटर में। डेटर वो पर्सन होता है जिससे मैंने पैसे लेने हैं। अब मैंने ना बड़े सालों से मोहन को अपना डेटर मान रखा था कि मोहन मेरा डेटर है, मोहन मेरी फीस देगा देगा देगा। 1 साल हो गया, 1 साल पहले मोहन मेरा स्टूडेंट था, अब 1 साल से मैं मोहन को रिमाइंडर दे रही हूँ, फीस फीस वो भी दीदी दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। अब मोहन का फोन मिलना बंद हो गया, अब व्हाट्सएप भी बंद हो गया, अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे पैसे नहीं आने वाले हैं। तो अगर कभी भी बिजनेस में आपको ऐसा लगे कि कोई पैसा आपका इररिकवरेबल हो गया है, एनी इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, पहले तो ये डेटर्स में ही थे, लेकिन अब ये डेटर्स के वो अमाउंट है जो इररिकवरेबल हो चुके हैं, जो हमें पता है कि भाई अब तो ये देने वाला है नहीं, ये टाइम वेस्ट कर रहा है अपना भी और मेरा भी, तो दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट। बैड डेट मींस ऐसा पैसा जो इररिकवरेबल हो गया हो। इसी के साथ साथ एक और टर्म बताती हूँ आपको यहीं पे, फिर आप चाहे नोट कर लीजिएगा। टर्म बहुत अच्छी है, हमारी 14th टर्म है, बैड डेट रिकवर्ड। अब ये क्या आ गया दीदी? बैड डेट रिकवर्ड मतलब, अब जैसे मेरे को लगा था कि अब तो पैसा मिलने वाला है नहीं, तो मैंने उसको बैड डेट मान लिया। एनी इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड एज बैड डेट। मैंने तो उसको बैड डेट मान लिया कि भाई ये सामने वाला बंदा अब तो फोन भी नहीं उठाता, अब तो इसका व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं आ रहा, अब तो इसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो मतलब मोहन मेरे पैसे नहीं देने वाला। बट एक दिन ऑल ऑफ दी सडन पता नहीं कहाँ से सूरज उगा और मोहन का फोन आया, और मोहन ने कहा भाई ये लो पैसे। तो अब मैं उस पैसे को डेटर से तो ऑलरेडी हटा चुकी थी। क्यों हटा चुकी थी? क्योंकि मेरा विश्वास ही उठ चुका था,
मैं तो उसको बेड डेप मान चुकी थी। तो अगर आपका बेड डेप हुआ हुआ पैसा वापस मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड एज बेड डेप रिकवर्ड, क्योंकि आप उसको अपनी बुक्स में क्या मान चुके थे, बेड डेप। एनी बेड डेप विच इज रिकवर्ड लेटर। भाई आपने उसे बेड डेप मान लिया था क्योंकि आपके हिसाब से आपने ये सोचा था कि अब ये पैसा कभी भी नहीं आएगा, बट अचानक से आ गया, तो दैट इज बेड डेप रिकवर्ड। अब मैंने चारों एक जैसे पॉइंट्स लिए हैं, फटाफट से चारों को देखो। प्रोप्राइटर मींस ओनर, जो इंसान बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और सारा रिस्क लेता है। इंसॉल्वेंट मतलब जब कोई इंसान डूब जाता है। बेड डेप मतलब जब पैसा डूब जाता है। और बेड डेप रिकवर्ड मतलब जब बेड डेप हुआ हुआ पैसा अचानक से एक दिन वापस आ जाता है, दैट इज बेड डेप रिकवर्ड। करिएगा नोट, बी क्विक। हम अपनी नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट और आई गेस हाँ लगभग लास्ट ही है, एक दो टर्म्स और हैं। नेक्स्ट टर्म है मेरी, फिर आप नोट कर लीजिएगा, 15th टर्म। बड़ी अच्छी टर्म है, हर टर्म को अच्छा बोलती हूँ मतलब। 15th टर्म है वाउचर। वाउचर, हाँ जी, 15th टर्म है मेरी वाउचर। व्हाट इज वाउचर? चलो बताओ, अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सोच के बताना। ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस, वेरी गुड। अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस। क्या हम किसी ट्रांजैक्शन को छोड़ सकते हैं? फटाफट से आंसर दो और सब आंसर दो, एक दो को नहीं देना, सबको देना। क्या हम किसी ट्रांजैक्शन को छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते। जैसे मैं कोई ट्रांजैक्शन, जैसे मैं जो नॉन मॉनेटरी होती है। एक सेकेंड, जैसे मैं कोई ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दूं, मैं किसी ट्रांजैक्शन को नोट ही ना करूं, ऐसा पॉसिबल है? द आंसर इज नो। अकाउंट्स में आप किसी भी ट्रांजैक्शन को छोड़ नहीं सकते हो बच्चे। अकाउंट्स में आपको सारी ट्रांजैक्शन नोट करनी पड़ती हैं। इन अकाउंट्स यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। जो भी आपके बिजनेस में हुआ है आपको वो सारी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है। आप अपनी मर्जी से किसी भी ट्रांजैक्शन को छोड़ नहीं सकते हो। क्लियर है? और जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हो, अब आएगी सबसे मेन बात, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन जरूरी है। एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज वाउचर। हर ट्रांजैक्शन का एविडेंस चाहिए मुझे, और ट्रांजैक्शन कोई नहीं छोड़ोगे आप। अब दोनों बातें सुन लो। अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, और हर ट्रांजैक्शन का एविडेंस होना जरूरी है। मतलब दीदी, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैश परचेज करा, मैंने सामान 20,000 का, मैंने कैश परचेज करी 20,000 की, ठीक है। मैंने सामने से सामान खरीदा, कितने का सामान खरीदा भाई? 20,000 का सामान खरीदा। मुझे एविडेंस चाहिए। एविडेंस पता है क्या है इस ट्रांजैक्शन का? उसका बिल, और उसका जो बिल है दैट इज वाउचर, एंड बिल इज इक्वल टू, बिल ही तो वाउचर है, बिल ही तो वाउचर है। और हर ट्रांजैक्शन का एविडेंस होना जरूरी होता है। एक सेकंड, हर ट्रांजैक्शन का एविडेंस होना जरूरी होता है। बिना एविडेंस के आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। मुझे हर चीज के बिल्स, रिसिप्ट, इनवॉइसेस, हर चीज अकाउंट्स में लगानी पड़ती है फाइल में। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही हूँ, अकाउंट्स की फाइल में मुझे ये सारी चीजें लगानी पड़ती हैं। ठीक है जी, तो ये एक हमारी लास्ट टर्म है, इसको फटाफट से ले लेते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब आप बोलो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है, क्यों आती है? क्योंकि हम उस चीज को यूज करते हैं और टाइम के साथ साथ, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे कि 2015 में एक गाड़ी की वैल्यू 8 लाख थी,
अब उसकी वैल्यू 2020 में 3 लाख हो गई, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5 लाख। और बच्चे दुनिया में जितने भी एसेट है, प्रॉपर्टी को छोड़ दो, क्योंकि बच्चे मुझे आंसर देते हैं कि दीदी प्रॉपर्टी में तो नहीं ऐसा होता, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो डेप्रिसिएशन का उल्टा हो गया, एप्रिसिएशन। और अगर गिरती है तो दैट इज डेप्रिसिएशन। हर प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी बढ़ती है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है दैट इज एप्रिसिएशन, और अगर वैल्यू गिर रही है दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूसेज एंड टाइम। तो टोटल, इन टोटल ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, और इस चैप्टर में हमारे पास 16 टर्म्स हैं। अगर किसी भी टर्म में आपको डाउट है, नोट करना है तो आप बताओ, नहीं तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स में क्या क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। और प्रिंसिपल्स पढ़ने बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रिंसिपल नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि अकाउंट्स करते हुए क्या क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें से कोई भी टर्म में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हैं। कल नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की टर्म्स थी हमारी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल थी, ट्रेड पेबल थी, और क्या थी भाई? प्रोप्राइटर थी, इंसॉल्वेंट थी, बेड डेप थी, बेड डेप रिकवर्ड थी, स्टॉक, हाँ स्टॉक थी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका दूसरा नाम इन्वेंट्री होता है, और एक ये जो बोर्ड पे है दैट इज डेप्रीसिएशन। तो ये 7-8 टर्म पढ़ी, और 7-8 टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सारी अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स है, और कल हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, क्लियर है अर्जुन, हर्षिता, नवजोत, शिवांश, एवरीबॉडी ऑन द लाइन जो भी है? ठीक है बच्चे, थैंक यू। मैं इसके स्क्रीनशॉट्स आपको भेज दूँ।